श्रीवास्तव, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी। एक साथ बहुत सारी याचिकाएं जिनको दाखिल किया गया और आज सुनवाई का दिन है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दरअसल विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को बड़ी आपत्तियां हैं। इसको लेकर केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी। केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनाए रखने की बात भी कही गई थी। वहीं केंद्र ने जवाबी हलफनामे में संशोधित वक्फ कानून का बचाव किया है। तो फिलहाल ये पूरा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पहुंचा है, कई याचिकाएं दी गई हैं। सुनवाई का दिन है आज। विपक्ष ने कई दलीलें दी है। सरकार ने वक्फ बाई यूजर को एकदम ठीक बताया है। अब दरअसल इसमें क्या है ये भी जरा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। अब केंद्र के हलफनामे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 17 अप्रैल 2025 तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया और केंद्र की तरफ से इसको लेकर वक्फ बोर्ड को लेकर एक हलफनामा भी रखा गया। बता दें कि 1332 पेजेस का यह हलफनामा केंद्र की तरफ से दाखिल किया गया। और सबसे बड़ी बात जिस पर आपत्ति थी, वक्फ बाई यूजर को सरकार ने एकदम ठीक बताया है। वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगाई गई थी। अब तक क्या क्या हुआ है ये आप जान रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। वक्फ संशोधन को लेकर सरकार की तरफ से दायर हलफनामे में वक्फ बाई यूजर को एकदम ठीक बताया गया। कुल मिलाकर 1332 पेजेस का हलफनामा इसमें दिया गया है और आज इस मसले पर सुनवाई का दिन है। 3 जजों की बेंच इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। और आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की तरफ से कई वकीलों को सुनना होगा। 17 अप्रैल वाला दिन 2025 को जब केंद्र सरकार की तरफ से कई हलफनामे दाखिल किए गए और अब आज इस मामले में सुनवाई होगी। कुल मिलाकर 1300 पेजों का हलफनामा दाखिल किया गया है। सरकार का कहना है कि वक्फ कानून के विरोधी लगातार वक्फ अमेंडमेंट को लेकर खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। और इस पर हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ नूर अहमद अजहरी सदस्य हैं AIMPLB और दीपक झा हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। शुरुआत दीपक से करेंगे। दीपक, आज सुनवाई का दिन है, विभिन्न आपत्तियां हैं, 3 जजों की बेंच सुनवाई करने करेगी। इसमें क्या अपडेट है, कितने बजे से सुनवाई शुरू हो रही है, ये बताइए। जी बिल्कुल, साथ ही बता दें आपको कि आज दोपहर 2 बजे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो याचिका दायर किया गया था उस पर आज सुनवाई होगी और CJI संजीव खन्ना, J. संजय कुमार और JKV विश्वनाथम की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन यदि साथ ही पूरे वक्फ संशोधन बिल से यदि हम शुरुआत करेंगे, जब इसको सदन में पेश किया गया था उसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला था। फिर JPC का गठन होता है, लगभग 6 महीने तक JPC में इस पे चर्चाएं चली। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में दोनों बिलों पे चर्चा हुआ और लगभग कह सकते हैं कि देर रात तक दोनों बिलों पे पूरी तरह से चर्चा किया गया। उसके बाद ये बिल जाकर के कानून में तब्दील होता है। दोनों सदनों में जब पास होता है, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून बन जाता है। आगे भी दीपक आपसे बात होती रहेगी। फिलहाल एक गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। बहुत सारे नाम जिनका जिक्र अभी मैंने किया। इसमें शुरुआत करते प्रमोद कुमार जी जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, आज सुनवाई का दिन है, जवाबी हलफनामे दिए गए हैं, उसमें सरकार ने भी बड़ा बचाव किया है। इसको कैसे देखें, कानूनी नजरों में अगर देखें तो इसको कैसे आप विश्लेषण सर करेंगे? बड़ी आपत्तियां भी हैं और वक्फ बाई यूजर इस शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, इसको बिल्कुल ठीक बताया है सरकार ने। क्या कहेंगे सर इसको लेकर आप? जी मैडम, ये निस्संदेह जो है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और या कहें कि बहुत इजी भी इशू है। लेकिन ये देखना होगा कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से निष्पक्ष होकर के भारत के नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को दिखाता है। क्योंकि ये अग्नि परीक्षा है और निश्चित रूप से कि ये जो इशूज है इसमें 2 ग्रुप एक बटे हुए हैं। भारत का एक विशाल जनसंख्या उससे बाधित हो रहा है और
चलिए, अभी आपकी आवाज सर, अभी आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, आपसे मैं दोबारा इसको ठीक करवाते हैं। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एच.एस. रावत भी हमारे साथ मौजूद हैं और नूर अहमद अजहरी भी जुड़े हुए हैं। नूर अहमद अजहरी जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 5 याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है और सबसे ज्यादा आपत्ति आप ही लोगों को है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया ये सरासर गलत है, क्या आपत्तियां हैं आपको इसमें? देखिए, सरकार का रवैया पहले से ही हमारे लिए क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। हर तरह से जब से 2014 से पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो आजकल जो विराजमान लीडर हैं, इनके बयानात, इनके तरीकेकार देख लीजिए आप। और 2014 में आने के बाद इन्होंने हमारी शरीयत में मदाखलत के अलावा भारत में कौन सा विकास किया, कौन सा कार्य है, कितने लोगों को नौकरियां दी, कोई पूछने को तैयार है ही नहीं। तो उनकी जो कार्यशैली है वो पहले से ही मुस्लिम विरोधी है। अब उन्हें ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ इस बारे में। जगदम्बिका पाल जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है? हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, पहले उस बातचीत के अंश आपको सुनवाते हैं, फिर आगे डिबेट। जेपीसी के अध्यक्ष और सांसद जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, सब खारिज हो जाएंगी या आगे कोई तारीख मिलेगी, या इस कानून को लेकर कोई संदेह है? नहीं, खारिज होगी इसलिए कि सरकार ने जो ये कानून बनाया है, एक संविधान के क्या है कानून बनाने का पैरामीटर, कि जो कानून बने उसकी लीगल कॉम्पिटेंस हो, दूसरा वो संविधान के सम्मत हो, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को या किसी अधिकारों को वायलेट न करता हो, तीसरा कोई आर्बिट्रीनेस ढंग से न बनाया गया हो। तो सरकार चाहती 8 अगस्त को उसका लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, फिर भी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि साहब इस कानून को पास करने के पहले और देश के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए। इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, फॉर्मर जजेज, लायर्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा हिंद, ज़कात फाउंडेशन, मिली काउंसिल, और सबसे मिले। हमको जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया। 6 महीने हम लगातार घूमते रहे, कर्नाटका गए, तमिलनाडु गए, वेस्ट बंगाल गए, असम गए, उड़ीसा गए, यूपी आए, बिहार आए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, तेलंगाना गए। 284 डेलीगेशन से मिले। दिल्ली में 38 बैठकें किया, सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल से मिले, सभी राज्यों के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अफसर से मिले। इतना बड़ा आज़ाद भारत के बाद कोई कानून बनाने में कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हो, और इसके बाद इसकी दोनों सदनों में 13-13 घंटा चर्चा हुई हो, फिर महामहिम राष्ट्रपति ने मंजूरी दी हो, लेकिन होड़ लगी हुई है। ये विपक्ष में होड़ है, वो मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं। तो आज उस वक्फ को जो अल्लाह के नाम पे करते हैं, उसका फ़ायदा गरीब को मिले, पसमानदा को मिले, विधवाओं को मिले, मुस्लिम महिलाओं को मिले, अनाथ बच्चों को मिले। आप देख रहे हैं लखनऊ में वक्फ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही, कहीं मॉल बन जा रहा, कहीं होटल बन जा रहा, कहीं दुकानें बन जा रही, किसी गरीब को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। पर जगदम्बिका पाल बोल रहे थे, हमारे सहयोगी संदीप खेर ने बातचीत की। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। नूर अहमद अजहरी जी, आप अभी सुन रहे थे जगदम्बिका पाल जी को, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं। उनका साफ कहना है कि आप लोग तो सिर्फ एक मुद्दा बनाए हुए हैं, ये धर्मनिरपेक्ष कानून है, आप लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। उनको भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे जगदम्बिका पाल की बात पर? जी तो मैं अपनी बात जो कर रहा था ना, वो शुरू से मतलब कंप्लीट करूंगी। इन लोगों में एक बेचैनी पैदा हुई जब इनको मालूम चला कि 9 लाख एकड़ जमीनें, और ये एक तरह का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये लोग आप लोग भी चैनलों पे बताते रहे इतनी जमीनें, इतनी, ये कोई नहीं बता रहा था किस प्रदेश में कितनी है, कहाँ है। अभी जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे कि हम आजाद भारत का ये पहला कानून ऐसा है जिसमें इतनी सूझबूझ से काम लिया गया। मैं कह रहा हूँ आजाद भारत की सबसे बड़ी डकैती है ये कानून के नाम पर। ये हलफनामा नहीं, हड़पनामा था इनका। मैं बहुत जिंदा दिली से आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि ये यही जगदम्बिका पाल हैं जिनके बारे में नूर अहमद अजहरी ने नहीं, नूर अहमद अजहरी की कौम के किसी और लोगों ने नहीं, उन लोगों ने जो सदन का हिस्सा है, जो राज्यसभा में या लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है
कि जो तय हुआ है, जो हम लोगों ने राय दी, जो मशवरे दिए, उसको सदन में जाते जाते माननीय अध्यक्ष जी ने इसको पलट दिया है। कितना बड़ा आरोप है। क्या आजाद भारत में कभी जेपीसी के चेयरमैन के ऊपर ऐसे भी आरोप लगे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कुछ भी संभव है। इनका मानना यह है जो हम कर दें उसको माने, जो हम थोपे आप उसको कबूल करें। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान आए कही है पिछले दिनों, अभी उसको इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। आपको लगता है कि कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? चूंकि कानून आ चुका है पूरे देश में लागू, उत्तर प्रदेश में कई कार्रवाइयां भी हुई है इसको देखते हुए वक्फ प्रॉपर्टी पर, आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, कुछ उम्मीद है अभी? जी, और उसके आगे का क्या रास्ता होगा? जल्दी से उसके बाद मुझे एचएस रावत के पास जाना है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च अदालत है। हमें वहां पर पूरा फख्र है। इससे आगे मैं पूछूंगी, अगर कुछ अगेंस्ट होता है तो फिर क्या होगा? चलिए, हिंदू धर्म गुरु एचएस रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए। एचएस रावत जी, आपने भी इसको शुरुआत से देखा, बड़ी आपत्तियां हैं, केंद्र सरकार ने कई हलफनामे दायर किए और आज सुनवाई का दिन है, लेकिन कह रहे हैं नूर अहमद जी की अभी भी आस बची है, उम्मीद बची है, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है, पार्लियामेंट को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उसको कानून बनाने का। संविधान के दायरे में जो कानून बनाया जाता है, देश के हित के लिए कानून बनाया जाता है, सम में एकता के लिए, समता के लिए, यानी धर्म निरपेक्षता के लिए जो कानून बनाया जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देने का अधिकार है नहीं। वो अपने कानून की बातें कर सकते हैं, वो न्याय दे सकते हैं, वो एक संस्था अलग है। लेकिन फिर भी अगर कई इस प्रकार की बातें होती है तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं ना कहीं जितनी भी अपीलें की हैं ये बोर्डों की तरफ से, उनको कैंसिल किया जाएगा। और जो संविधान के तौर पर जो कानून बना है, जो सभी मुसलमानों के लिए, उनके गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदाओं के लिए और साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एचएस रावत साफ कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है। आपने अभी उनको सुना भी, नूर अहमद जी को सुना भी, उनका साफ कहना है कि सरकार बस गुमराह कर रही है इसमें। आपको लगता है कि सरकार गुमराह कर रही है? सरकार को और विचार करना चाहिए था इसमें? करके आती हैं और पब्लिक के बोर्ड पर आती हैं और वो कभी भी देश को गुमराह नहीं कर सकती, कि वो संविधान की शपथ लेते हैं सभी लोग, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, जितने भी मिनिस्टर हैं, संविधान की शपथ खा करके देश को कोई क्यों गुमराह करेगा? सच्चाई तो है ना कि 9 लाख एकड़ जमीनें क्यों है इनके पास में, कहां से आई वो जमीन, क्यों दबा के बैठे हुए उस जमीन को है? उसको देश के काम में लेना चाहिए, गरीबों के काम में लेना चाहिए, उसको जिनको हक नहीं मिला उसके लिए लेना चाहिए। तो सरकार इसमें कौन सा नुकसान कर रही है किसी का? इसमें जो लोग इसमें जो प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे थे, जिन्होंने जमीन बेच दी, जिसमें स्कैम चल रहे थे, उनको रोकना सरकार का कर्तव्य बनता है और यही सरकार ने किया है, उस कानून में चेंज किए हैं। कांग्रेस ने वोट लेने के लिए 95 के अंदर उसमें चेंज किया, 2013 में चेंज किया कि मुसलमान खुश होंगे, उनकी वोट मिलेगी। तो ये देश के साथ गद्दारी है। इस प्रकार से अगर एक वर्ग की वोट लेने के लिए, अगर उनको फायदा पहुंचाने के लिए अगर उनको ये अधिकार दे दिया जाए कि जिस जमीन पे आप हाथ रख दोगे और बोल दोगे वक्फ बोर्ड की जमीन है स्वाति जी, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, इस प्रकार के अंधे कानून कहीं पूरे विश्व में है। अच्छा, नूर अहमद जी, ये साफ सरकार कह रही है कि वो आस्था पूजा के मामलों को अछूता छोड़ता है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का भी सम्मान करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया सरकार ने, सरकार का साफ कहना है। लेकिन उसके बाद भी इतनी आपत्तियां आप लोगों को? कानून बनकर सही से सड़क पर नहीं आ पाया था, समाज के पास नहीं पहुंच पाया था। आपने देखा नहीं यूपी में किस कदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, तो जो अवैध है उन पर ही तो एक्शन हुआ है, किसी भी वैलिड जगह पर तो एक्शन नहीं किया सरकार ने। बात कर रही है जी जी। जो मस्जिदें, जो मदरसे 300-400 साल पहले बने हुए हैं, उनको तोड़वा रही है सरकार, उनको निशाने पे लिए हुए है। अभी मुझे बहुत हैरत के साथ मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारे साथ में बैठे हैं भाई हमारे रावत जी, ये बहुत सूझबूझ वाली शख्सियत है, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इनका सम्मान भी करता हूँ। जब भी बातचीत करते हैं तो तर्क के साथ में करते हैं। लेकिन आज भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है बीच में आने का, इस पर कुछ बोलने का। इससे बड़ी बात कुछ और हो सकती है? बताएं, जो बैठे हुए जो आका लोग हैं इनके, जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी शख्सियतें हैं, वो ऐसे लोग ही तो तैयार कर रही हैं।
वो जब निशिकांत दुबे बोलेंगे, जब उपराष्ट्रपति को ऐतराज होगा, जब कई मंत्रियों सांसदों का ऐतराज होगा सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक तो ये बोल रहे थे अमित शाह जी और वो जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं कि भाई अरे भाई कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट जाओ ना, कोर्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब साहब कोर्ट में गए, अब उन्हें थोड़ा सा लगा कि कोर्ट में हम फेल हो रहे हैं, तो साहब कोर्ट पर उंगलियां उठाने लगे लोग। ये क्या है बताएं हमें आप? ये देश के ताना बाना को खराब करना चाहते हैं या नहीं? ये देश के सुप्रीम कोर्ट को अपने लेवल पर चलाना चाहते हैं या नहीं? उसको आजाद रहने दिया जाए, ये मेरी गुजारिश है। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम अदालत है। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता देश में, और आपके लिए होगा हजारी साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, ठीक है, नूर अहमद जी आप देखिए, आप भी नूर साहब सुनिए, आप भी विद्वान आदमी हैं, आप अपनी बात को अच्छे से रखने की बात रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट की कब इज्जत की है? आपने भी तो अपने धर्म के साथ सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया है ना। सामान्य केस आपको याद नहीं है क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी थी, आपने वकीलों के पुतले फूंक दिए थे, और आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों के पुतले फूके थे। आपने सुप्रीम कोर्ट के पुतले फूक करके उनको गालियां दी थी उन जजों को। पार्लियामेंट के अंदर साबुद्दीन सांसद थे, उसने संविधान को ही फाड़ दिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से चलेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट तो वो कानून का रखवाला है, न्याय करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को अपने अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अधिकार है। पार्लियामेंट कानून बनाता है, वो कानून बनाएगा देश के अंदर। अगर हाँ देश में उस कानून की वजह से ऐसा लगता है कि कहीं सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान ले सकता है, कानून के दायरे में संज्ञान लेगा। लेकिन आप अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से चलाओगे क्या? आप लोगों ने ये कहा था कि जिस दिन हमारी सरकारें आ जाएंगी उस दिन राम मंदिर को गिरा देंगे। आप लोगों ने बोला, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना ना। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ करके आप लोगों ने बोला ना, पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने बोला ना, फिर तो आप कौन सा मानते हो? एक तरफ संविधान सही करते हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने कहा था कि आप संविधान को बदल देंगे, आप संविधान को कुचल देंगे, आप संविधान को खा जाएंगे। वहीं पर है आप देश की प्रॉपर्टी में स्कैम नहीं कर सकते, संविधान को खा रहे हैं। 5 स्टार निशिकांत दुबे जैसे बहुत सारे सांसदों को विधायक छोड़ लगे आपने, उससे आप कुछ भी बकते रहे, कहीं पर भी कुछ भी आप कहते रहे कहीं दान पर। की प्रॉपर्टी ये नहीं सुन पाएंगे साहब। दिया है वही दान की प्रॉपर्टी बक में रहेगी। इलीगल तरीके से अगर आपने कब्जा किया है तो सरकार को अधिकार है कि उस जमीन के ऊपर बनी हुई चीजों सरकार को दे दे, और वही योगी जी क्या नरेंद्र मोदी के दोस्तों को दे दे। जमीनों को कब्जा अभी किया, जगदम्बिका पाल गार्डन में बहुत सारे कब्जा किया, मॉल और बहुत सारे होटल बन गए हैं। कब्जा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जगदम्बिका पाल में मुंबई की 27 मंजिला इमारत का तस्करा क्यों नहीं किया? टेरर जगदम्बिका पाल ने लोकसभा जो सदन जहाँ पर नया सदन बनाया गया है, उस जमीन का तस्करा क्यों नहीं किया? दूसरी हमारी जमीनों पर आप कुछ भी आप बनाएंगे, क्या बात है साहब? आपके पास नहीं है कुछ, इसलिए भिखारी तो नहीं हो आप। चीजें नहीं चल सकती। कौन सी चीजें नहीं चलेगी? अरे आप सुप्रीम कोर्ट ठीक है, दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सर देखिए, ये आज पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां से कुछ चीजें आनी है, जो पॉइंट आने हैं वो सभी को देखने हैं और उनको अपने उसमें लेना भी है। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। ये बताइए दीपक, क्या अपडेट इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट में, आज क्या तय होगा? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, कलेक्टर की शक्तियों को लेकर भी बताया जा रहा है कि अंतरिम आदेश है वो आ सकता है, कुछ और पॉइंट्स हैं जिसमें ये पूरा मुद्दा अभी भी फंसा हुआ है। क्या लगता है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जब 2 बजे से इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो वो सबसे आज महत्वपूर्ण होगा देखने वाली, क्योंकि जो सरकार को वक्त दिया गया था वो आज समाप्त हुआ है और सरकार आज अपना हलफनामा दायर करेगी इन मामले को लेकर के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार की तरफ से जो बातें कही गई थी, चाहे हम सदन की अंदर की बात करें या फिर सदन के बाहर की बात करें, तो सरकार की तरफ से यही दलील दिया गया था कि ये गरीब मुसलमानों के हित में है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो कुछ चुनिंदा जो अमीर मुसलमान हैं वो अपने कब्जे में लिए हुए हैं।
तो उन लोगों के से निकाल करके ये गरीबों के हित में उपयोग किया जाएगा, चाहे वो स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल से बनाए जाएंगे, और जो अवैध रूप से वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया है वो वापस लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के दलीलें दी गई थी, डीएम को बहुत पावर दिया गया था। तो इस सब चीज़ को लेकर के जब आज पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट में दीपक, इस पर अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के लोग लगातार जुड़े हुए हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसके विपक्ष में हैं। नूर अहमद एमरी जी, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, बहुत सारे बिंदुओं पर फैसला भी आ सकता है। क्या लगता है इसको लेकर जल्दी से? फैसले पर भरोसा जी, हमें यकीन है देश की अदालत जो फैसला करेगी हम उस पर अमल करेंगे। हमने पहले भी देखिए कानून से बढ़कर कुछ नहीं, कानून ही सर्वोपरि है। कानून जिस देश का आप रह रहे हो वहां का कानून ही नहीं मानोगे अगर आप, तो फिर आपके रहने से कोई बिल्कुल। एचएस रावत जी क्या कहेंगे, चूंकि वक्त कम है अब हमारे पास? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि देश के कानून की रक्षा के लिए, देश में समता का प्रभाव डालने के लिए, देश में कोई किसी की जमीन को कब्जा ना करे। जो गलत कानून पहले के बने हुए उनको सरकार ने ठीक किया है, और जब सरकार कानून मुंबई की 27 मंजिला इमारत के बारे में बोल दीजिए, जो है उस कानूनों को ठीक रखेगी। मुंबई की 27 मंजिला इमारत के बारे में बोल दीजिए। अपीलें कर रखी है, ये अपील इनकी खारिज। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुनवाई का दिन है 2 बजे के बाद जब इस मामले में सुनवाई होगी, फैसला आएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिन पर लगातार सवाल उठे, हालांकि सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामे में केंद्र ने अपना बचाव भी किया। बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल पक्ष और विपक्ष सभी को आपने सुना। बड़ी अपडेट ये है कि 2 बजे के बाद इसमें सुनवाई शुरू होगी। वक्फ कानून को लेकर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पूरे देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग, और संविधान का बार बार हवाला दिया जा रहा है।